हमारा ये प्रश्न है कि जैसे कि आपने अभी बताया कि हॉस्पिटल रिन्यूअल में जो है समस्याएँ आती हैं प्रत्येक वर्ष, तो उसमें आपका क्या सुझाव है? मेरा ये सुझाव है कि जी। जैसे हॉस्पिटल रिन्यूअल के लिए जी। जो प्रत्येक वर्ष रिन्यूअल होता है, हुँ। पहले तो उसको समय सीमा बढ़ा दी जाए हुँ। और उसके बाद जो रिन्यूअल के जैसे पॉल्यूशन के लिए अलग जाइए, फेरो बिल्डर वास्टर्स के लिए अलग जाइए और अग्निशमन के लिए अलग जाइए, तो उनका ऑफिस जो हो वो सीएमओ ऑफिस एक छत के नीचे हो। और निश्चित रूप से अगर एक छत के नीचे होगा तो जो डॉक्टर लोग हैं, देखिए डॉक्टर्स जो मेडिकल लाइन में लोग हैं उनके पास टाइम कम होता है जी। और समय अभाव के नाते हम लोग हर कार्य कर नहीं पाते और जब हर कार्य कर नहीं पाते तो निश्चित रूप से हम लोगों का नुकसान होता है। जी। तो ये जो नुकसान की भरपाई अगर सरकार करना चाहे या मेडिकल एसोसिएशन भी अगर हमारा बात उठाए तो निश्चित रूप से इसको बात को रखना चाहिए हमारे सीएमओ साहब के सामने कि एक छत के नीचे रजिस्ट्रेशन के लिए जितनी सुविधाएं हैं रिन्यूअल के लिए, वो सुविधाएं अगर सीएमओ ऑफिस से एक छत के नीचे मिले तो निश्चित रूप से जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं उनको लाभ होगा। और रजिस्ट्रेशन की जो सीमा है प्रत्येक वर्ष की उसको 5 वर्ष का अगर कर दी जाए, हर प्रत्येक 5 वर्ष पर रिन्यूअल हो, हम ये रिन्यूअल के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो हर वर्ष होता है हर 11वें महीने पूरा एनओसी बनवाइए, अग्निशमन का अलग बनवाइए, फेरो बिल्डर का अलग बनवाइए, पोल्यूशन का अलग बनवाइए, अग्निशमन का अलग बनवाइए। इससे निश्चित रूप से प्रत्येक डॉक्टरों का शोषण भी होता है और हर डॉक्टर परेशान होता है, पूरे अस्पताल वाले परेशान होते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर और मरीज के बीच में क्या कोई ऐसे भावनात्मक संबंध बन जाते हैं? यानी जब वो अस्पताल से ठीक होके जाते हैं तो क्या उनकी हाल खबर ली जाती है? निश्चित रूप से जी। हाल खबर भी ले जाती है। जी। अब तो सोशल मीडिया का भी ज़माना है जी। और जब से मोबाइल, व्हाट्सएप चालू हुए हैं, अब निश्चित रूप से पेशेंट का हाल-चाल भी लिया जाता है, पेशेंट को बुलाया भी जाता है और पेशेंट पूरा सैटिस्फाई होके, संतुष्ट होके जब जाता है तो निश्चित रूप से पेशेंट का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है और जिस मरीज का कल्याण होता है वो मरीज यहीं नहीं गाँव में भी जाके लोगों से कहता है कि डॉक्टर साहब हमारे लिए भगवान बन गए। और जिनका देखिए होता क्या है, हम 100 काम करते हैं, जी। जो आज का परिवेश है, जी। तो 100 जब काम करते हैं, 99 काम अगर अच्छा हुआ तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। 100वां काम अगर एक काम खराब हो गया तो 99 जो हमने अच्छा काम किया यहाँ लोग भूल जाते हैं। ये आज का जो परिवेश है ये थोड़ा सा डॉक्टरों के लिए गड़बड़ है। सर, जैसा कि आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो 1-2 सवाल आपसे राजनीति पे हो जाए? जी बिल्कुल। तो सर, लोकसभा चुनाव 2024 में आपकी आपकी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा? देखिए, जिस हिसाब से जमीनी स्तर पर और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान हुआ है तो निश्चित रूप से हम लोग उत्तर प्रदेश में लोकसभा में अपने प्रदर्शन को अच्छा करने जा रहे हैं। आज इस समय प्रेजेंट टाइम में हमारी पार्टी की तरफ से जो सामाजिक समरसत्ता, सामाजिक कल्याण, सामाजिक विकास, समाज में फैली कुरीतियों के विरुद्ध सामाजिक जनगणना, जो जनगणना का मुद्दा इस समय हमारे यहाँ चल रहा है, निश्चित रूप से अगर हम जनगणना कर लें तो प्रत्येक जो समाज दबा कुचला है, छोटी छोटी जातियां हैं, अगर हमको संख्या अगर जानकारी हो जाए तो निश्चित रूप से और संवैधानिक अधिकार के तहत हर कानून संविधान का लागू हो जाए तो निश्चित रूप से लोगों को हम न्याय दे सकते हैं। और हमारी समाजवादी पार्टी इसमें कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का काम कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस समय निर्देश भी है और अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि विधानसभा में भी जाति जनगणना का मामला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत जोर शोर से उठाया था और निश्चित रूप से जाति जनगणना होनी चाहिए। अगर इस देश में अगर ये जनगणना हो रही है कि हमारे पास पशु कितने हैं, शेर कितने हैं, बिल्ली कितने हैं, चीता कितने हैं, ये भैंस कितने हैं, बकरी कितने हैं, सब पर टैग लग रहा है, तो निश्चित रूप से जनगणना होनी चाहिए। जो विभिन्न प्रकार की बिरादरियों में लोग बटे हुए हैं, विभिन्न प्रकार की जातियों में लोग बटे हुए हैं, तो निश्चित रूप से जनगणना होनी चाहिए। और जो दबे कुचले लोग हैं, सामाजिक समता मूलक समाज की जो स्थापना का सपना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देखा था, उसको पूरा करने के लिए निश्चित रूप से जाति जनगणना होनी चाहिए। और इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग इस मुद्दे को, इस विषय को लेकर लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। आज की डेट में आप देख रहे हैं इस समय की जो सरकार है, जो पहले
पिछड़ी जाति के लोग हों, दलित के लोग हों, उनकी छात्रवृत्ति आती थी। जी, आज छात्रवृत्ति भी रोक दी गई है जी, और छात्रवृत्ति रोक दी गई है, कहते हैं कि इसमें ये कमी है, ये कमी है। कमी कोई नहीं है, केवल बजट इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि अगर पिछड़े दबे कुचले लोग शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो निश्चित रूप से आगे जाएंगे। तो तो मतलब इसलिए गवर्नमेंट को शिक्षा के हिसाब से उनकी रीढ़ तोड़ी जा रही है, केवल पिछड़े दलितों को दबाया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में गवर्नमेंट जो काम कर रही है, जी, देखिए होता क्या है, अभी आपने मुद्दा उठाया था प्राइवेट और निजीकरण का। जी, प्राइवेट में कुछ सुविधाएं अच्छी हैं, जी, कुछ सुविधाएं निजीकरण में अच्छी हैं, जी, ठीक है ना, जी, और कुछ सरकारी में ठीक अच्छी हैं। जी, अभी देखिए कोरोना काल आया था, जी, कोरोना काल में तो भाई सरकारी अस्पताल ही काम दिए। जी, तो ऐसा नहीं है कि जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको भी हटा दिया जाए, जी, ऐसा नहीं है। जी, कुछ सरकारी चीजें ठीक हैं, जी, कुछ निजीकरण के क्षेत्र में स्थित हैं, तो दोनों का जो समन्वय बनाया जाए, जैसे एक तुला होती है, जी, तुला का जब मापन किया जाता है तो तुला का मापन जब बैलेंस बराबर होता है, तो जब सामाजिक समरसता कायम करनी होगी तो जो हमारा दबा कुचला पिछड़ा समाज, दलित समाज है, उसको जब हम आगे ले आएंगे तब सामाजिक समतामूलक समाज की स्थापना होगी, जिसका सपना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देखा। तो सर अब ये हम लोग मान लें कि 2024 में डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य जी लोकसभा चुनाव भदोही से लड़ेंगे। नहीं, देखिए होता क्या है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, पार्टी बड़ी होती है। जी, पार्टी का निर्णय सर्वमान्य होता है। जी, हम लोग समाजवादी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं जी, और समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वे सर्वा माननीय अखिलेश यादव जी हैं। उनका जो दिशा निर्देश होता है उस पे हम लोग काम करते हैं। हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, इसलिए हम लोग किसी पद या किसी लालच के रूप में समाजवाद के रूप में समाजवादी पार्टी में अच्छा नहीं काम सर, करते हैं। जी, राजनीति बहुत बड़ा टॉपिक है, हम लोग चिकित्सा पे बातचीत कर रहे हैं। जी। ऐसे तो बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा, ये राजनीति पे पूरा कार्यक्रम बन जाएगा। तो हमारा आपसे अगला प्रश्न ये है चिकित्सा के क्षेत्र में कि कैसे इंसान अभी जो टाइम चल रहा है, इतना फास्ट टाइम चल रहा है, कैसे खुद पे ध्यान दें हम? कैसे हमें बीमारियों से बचा सकते हैं हम खुद को? जी, जी, पहला नंबर तो साफ सफाई, जी, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखे आदमी, जी, और खान पान पे विशेष ध्यान रखे। जो आज के सामग्री हैं, आज आदमी ज्यादा पैदावार के चक्कर में जी, जो हमारे यहाँ यूरिया हुआ, ये डाई हुआ, जिसका प्रयोग हो रहा है, जी, तो ये प्रयोग हो रहा है, निश्चित रूप से हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो हम अपने शरीर की योग करके शरीर को खान पान सिस्टम से रख करके एक चार्ट बना लिया जाए। जी, अगर मेनू बना लिया जाए, आदमी मेनू बना ले तो निश्चित रूप से बीमारी छुटकारा मिल सकता है। योग बनाए, वर्क करे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे। और जब आदमी 40 साल का हो जाए, जी, एबव 40 ईयर, जी, 40 साल के बाद निश्चित रूप से अपना मेडिकल चेकअप कराता रहे तो निश्चित रूप से रोग से निजात मिल सकती है। बाकी मृत्यु सत्य है, उसको नकारा नहीं जा सकता। इस दुनिया में जो आया है वो जाएगा, ये कटु सत्य है। इसलिए जब तक हैं तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। सर आज जैसे दिनचर्या इतनी फास्ट हो गई है, क्या यही कारण है तनाव और हाई ब्लड प्रेशर का? देखिए, दिनचर्या फास्ट होने से जी, जो हमारा देश हो, प्रदेश हो, हम अपने हो, जी, जो हम लोग विकास कर रहे हैं, जी, वो दिनचर्या जो फास्ट हुई इसी से विकास कर रहे हैं। लेकिन आदमी सोचता ज्यादा है, हंसता कम है, और हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और जो आदमी मानसिक तनाव में आता है तो निश्चित रूप से उसको हाइपरटेंशन होता है, शुगर की बीमारी होती है, और जब एकदम आदमी सोचते सोचते डिप्रेशन में चला जाता है। जब डिप्रेशन में जाता है उसको नींद नहीं आती है, बेचैनी होती है, तमाम प्रकार के आर्गन पर डिफेक्ट डालना शुरू हो जाता है। जब आर्गन डिफेक्ट होना शुरू हो जाता है तो निश्चित रूप से आदमी बीमारी का शिकार हो जाता है। इसलिए जो दैनिक दिनचर्या है और जो ये भाग दौड़ की जिंदगी है और जो इसमें फास्ट जिंदगी है उसको करें, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और स्वास्थ्य के साथ साथ हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। अगर आदमी खुश रहे तो निश्चित रूप से जो भी इंसान खुश रहेगा वो बीमार नहीं होगा। सर जैसे कि आज के टाइम में हर चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, तो इंसान कैसे मैनेज करे खुद को? क्योंकि कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है आज के टाइम में, तो उस पर कैसे ध्यान दें? देखिए होता क्या है, जी, हर क्षेत्र में ये देखिए 5 उंगलियां हैं, जी, 5 उंगलियां अगर ये एक बराबर कर दी जाए तो मुट्ठी नहीं बन सकती। जी, देख रहे हैं ना, मुट्ठी नहीं बांधी जा सकती। तो इसी प्रकार हर क्षेत्र में जी, जिनका जो क्षेत्र है उसमें वो स्पेशलिस्ट है। और मेरा तो अपना मानना, चाहे घर के बच्चे हों और चाहे
आदमी एडल्ट हो जाए, जी, युवा अवस्था में आ जाए, जी, और या तो जैसे कि उसको नौकरी सर्विस या जिस क्षेत्र में, जी, अपने बच्चों का भी आदमी को ध्यान रखना चाहिए। हर आदमी को ध्यान रखना चाहिए कि जिसमें उसकी रुचि हो, जिस क्षेत्र में जाने की, जी, उस क्षेत्र के लिए उसको एकदम खुला ऑप्शन दे कि आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आपको मेरी तरफ से छूट है। जी, तो निश्चित रूप से उनका भी टेंशन मुक्त हो जाएंगे, जी, और जिस क्षेत्र में जो जाना चाहते हैं वो उस क्षेत्र में निश्चित रूप से विकास करेंगे। ये मेरा अपना मानना है। जी। जी। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा प्रश्न जो मैं आपसे पूछना वैसे र कोई ऐसा प्रश्न जो मैं आपसे ना पूछ पाई हूँ और आप हमारी जनता को बताना चाहते हो? देखिए, हम तो ये बताना चाहते हैं जी, कि समाज सेवा करना हो, चाहे लोगों को जो सुख दुख को बांटना हो, निश्चित रूप से आदमी को इस संसार में अगर आया है, इस भाग दौड़ की जिंदगी में जो आपके आपके आस पड़ोस के लोग हों, जो आपके शुभचिंतक हों, जो आपके मित्र हों, उनका विशेष ख्याल रखिए। क्योंकि जब आप विकट परिस्थितियों में आते हैं, जब आप आगे जाते हैं, तो आपके साथ बहुत लोग लग जाते हैं, लेकिन जब आप विकट परिस्थितियों में आते हैं, जो सहायता करने वाले लोग होते हैं, वो आपके भाई होते हैं, आपका मित्र होता है, आपका परिवार होता है। इसलिए सामाजिक सेवा के साथ-साथ, समाज में चलने के साथ-साथ, लोगों को जोड़ने के साथ-साथ अपने परिवार का, अपने रिश्तेदार का, अपने विशेषकर अपने मित्र का, क्योंकि मित्र से बड़ा संसार में कोई दूजा नहीं है। उसका ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी के साथ अपना संसार चलाएँ। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे टॉक शो से जुड़ने के लिए। मैं राजनीति पे भी आपका इंटरव्यू लूँगी, क्या पता